जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? प्लीज मुझे कोई ये कंफर्म कीजिएगा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी है आ जी। रही है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी आ रही है सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, पहले तो अपने आप को सब म्यूट रखिएगा, क्योंकि बोलना मैंने है, फिर बाद में आपने बोलना है। ठीक है ना? एंड पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह, आप लोग इस कोर्स के अंदर आए और अपना ट्रस्ट दिखाया आप लोगों ने। एंड आई गिव यू द श्योरिटी, इंशाल्लाह ये 2.5 महीने जो आपको इसके अंदर भी आपको कोई पछतावा नहीं होगा इस कोर्स में आने का, और 2.5 महीने के बाद आपको प्राउड होगा कि यार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बेस्ट चॉइस की थी इस कोर्स की। कुछ चीजें बताता चलूं। देखिए, पहले तो मैंने कहा है कि प्लीज अपने जो ओरिजिनल नेम है उससे लॉग इन कीजिए। आज मैं एक्सेस कर रहा हूं। कल प्लीज अगर ये जैसे सैमसंग हो गए या किसी भी नाम से अगर आप करेंगे तो एडमिन जो हैं आईआईटीसी के वो आपको रिमूव कर देंगे, तो प्लीज नाराज ना होइएगा। अच्छा, अपना टाइम हम इंट्रोडक्शन में मैं कभी भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने 2.5 महीने साथ रहना है हम सब ने, और उसमें इजीली पता चल जाएगा कि किसका क्या नाम है, किसकी क्या काबिलियत है, और कौन अपना 100% दे रहा है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें करता हूं मैं अपने सब स्टूडेंट से, ताकि आप लोगों को है ना कुछ चीजें बता दूं। पहले तो ये है कि ऐसा कोई खास हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल्स नहीं है। ठीक है? बड़ा सिंपल सा रूल है क्लास के, कि पूरी क्लास चलती है 45 से 50 मिनट की, और उसके अंदर सिर्फ मैं कहानियां सुनाता हूँ। आपने किसी भी आप बैकग्राउंड से हैं, अकाउंटिंग से हैं या फाइनेंस से हैं, टैक्स से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आप सब अभी कोरे हैं। ठीक है? और अपने आप को कोरे ही समझिएगा। इस 2.5 महीने में मैंने लिखना है आप लोगों के ऊपर, और बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, किसी ने भी टेंशन नहीं लेनी है कि यार मुझे आता है, ये मुश्किल होगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं कर पाऊंगा वाली है ना, ये डेफिनेशन अपने पास से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपसे करवाऊंगा। 4 बैच में मैंने करवा दिया है, आप 5वें बैच हैं। मुझे आपको मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट भेजनी है, तो पहले तो बिल्कुल मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़िएगा। जल्दी आगे ना बढ़िएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है। मैंने बाज़ औक़ात ऐसा देखा है कि सर हमने तो ये पढ़ा था, आप भाई पहला ब्लॉक रखने दीजिए, दूसरा ब्लॉक रखने दीजिए, आप बिल्डिंग के ऊपर ना चढ़िए, आप गिर जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस चीज को बिल्कुल कैटेगोरिकली माइंड में बिठा लीजिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। कोई यकीन माने यूएस टैक्स से आसान मैंने किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देखा। पता है क्यों? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ऐसे में क्वालिफाइड हूँ, सीपीए है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब मैंने टैक्स देखा ना अपना, तो यार यूएस टैक्स खुद कहता है कि आप कभी भी स्कूल भी नहीं गए ना मेरे भाई, आप कभी भी जिंदगी में स्कूल नहीं गए, डोंट वरी। ठीक है? ये उनका पेपर है, वो कहता है ये 3 किताबें पढ़ो, ठीक है, पास हो जाओ, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे दूंगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। कोई मैट्रिक का बंदा है, उसने कभी भी नहीं किया है, ठीक है, उसको पढ़ने का शौक है, जाइए ये में पासपोर्ट जमा करवाइए, पीटीआईएन बनवाइए, प्रो मैट्रिक पे अपना एडमिशन लीजिए, ठीक है, प्रो मैट्रिक पे अपनी एग्जामिनेशन बुक करवाइए, एंड टेक योर पेपर, खत्म। तो जब ये इंग्लैंड यूएस कह रहा है, उसका आईआरएस कह रहा है कि किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, तो मैं और तुम कौन होते हो यार ये सब कहने वाले? सो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, चिल हो जाइए, मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखेंगे। ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ये सोच रहा है कि यार ये करने के बाद मुझे है ना बीपीओ में जॉब करनी है, बीपीओ की तो 4 लाख सैलरी होती है, 4.5 लाख सैलरी होती है, 1-2 साल बाद आराम से बीपीओ में है ना, बीपीओ में 2-3 साल बाद आपकी आराम से 4-4.5 लाख सैलरी हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो मेहरबानी कीजिएगा भाई, आप नाली से बाहर निकलिए। नाली का मतलब होता है छोटी सी, मैं आपको समंदर के लिए तैयार कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए तैयार करना है भाई मैंने आपको, क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन। बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, आई एम अ बिजनेसमैन, आई विल ट्रेन यू फॉर बिजनेस, आई विल नॉट ट्रेन यू फॉर द जॉब। जॉब बेबी है यार। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जो यूएस टैक्स प्रिपेयर जितने मैंने इंटरव्यू किए हैं ना, वो है बेचारे डेटा एंट्री ऑफिसर। डेटा एंट्री ऑफिसर का मतलब ये होता है कि यार ये फॉर्म है बेटा, ये सिस्टम में डाल दो, और ये कैचे क्लियर कर दो, और ये
डायग्नोस्टिक क्लियर कर दो, यू आर अ टैक्स प्रिपेयर। और उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, बिलीव करिएगा। क्यों उन बेचारों का कसूर नहीं है? क्योंकि उन बेचारों को जो उनके सीनियर है ना, वो इसी तरीके से ट्रेंड करते हैं। ठीक है, क्यों उनको चाहिए होता है कि यार मुझे डेटा एंट्री ऑफिसर, मेरी मेरी फर्म में मैंने यार बिलीव करें 3 सेगमेंट बनाए हुए हैं। डेटा एंट्री ऑफिसर अलग है, रिव्यूअर अलग है, दोनों टैक्स प्रिपेयर कहलाते हैं। और फिर नेक्स्ट रिव्यूअर अलग है मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों को रिव्यूअर बनाना है। ठीक है, रिव्यूअर इसलिए बनाना है कि ताकि भाई सिर्फ और सिर्फ डेटा सिस्टम में डालना नहीं है। हालांकि यूएस का सीपीए आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा, जिसके लिए आप काम करेंगे, कि यार मुझे सिर्फ डेटा डाल के दे दो, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे होगे? ठीक है, आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाओगे? जब आपको पता होगा सर ये सिंगल फाइल नहीं करना, हमने मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करना है, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करना है, ये तो हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में जा रहा है, इसका क्रेडिट नहीं आ रहा। ठीक है, इसका क्रेडिट इतना आना चाहिए, अन इनकम क्रेडिट आना चाहिए, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा, तो एडिशनल चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, इसके बच्चे जो हैं वो केयर सेंटर के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां का क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा? इसने घर पे सोलर लगाया हुआ है, इसने गाड़ी ली हुई है, उसका क्रेडिट क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, एक बंदा आया आपके पास, वो कहता है भाईजान मैं जॉब के साथ बिजनेस करता हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर डेटा एंट्री ऑफिसर हो गए तो आप तो रेवेन्यू डाल दोगे। बोले ये लो सर रेवेन्यू क्यों? बोले जॉब करता हूँ, कोई खर्चा तो है नहीं, शाम में है ना ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। और मेरे भाई आपने अपना घर यूज किया है, होम ऑफिस डिडक्शन मिलती है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, सिखानी है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा, रिलैक्स रहना है, कोई हावी नहीं करना, अपनी नॉर्मल जिंदगी को जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। ठीक है, और कोई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ओके, रिलैक्स। अब हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले मुझे मेरा सारा का सारा जो सवालात हैं, सारी सारी चीजें हैं, वो मुझे कवर करने दीजिए। मेरे पास मैं सवालात देख रहा हूँ, मैसेज में आ रहे हैं। अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, और लिख के रख लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। यहाँ जब तक क्लास खत्म नहीं करता, जब तक मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात क्लियर ना हो जाएं। तो चिल, रिलैक्स, और सिर्फ यहाँ ऐसे आना है जैसे कहानियां सुननी है मुझसे आपने। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे पूरा कोर्स खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरे जो चारों बैच है वो बेहतरीन तरीके से हो जा रहे चले गए हैं। ठीक है, चौथा बैच खत्म होने वाला है, 15 क्लासें हो गई हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर सीजन आने वाला है, इसको क्रैश कर दीजिए। दैट विल बी डन। ठीक है, सब कोई ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जमहूरियत है, तो सबको बोलने का हक है विद इन द लिमिट। ठीक है ना, तो आगे मेरी तकरीर इसी तरीके से चलती रहेगी। सो आप लोग रिलैक्स रहिएगा। ठीक है ना, आ जाते हैं हम अपना थोड़ा सा कोर्स की तरफ। सबसे पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं अपनी इतनी कोई स्टाइलिश स्लाइडें नहीं बनाता जनाबे वाला। क्यों? क्योंकि मैं रैपर दिखा के प्रोडक्ट को अंदर खराब नहीं करते हम। तो बेफिक्र रहिएगा, मेरी बड़ी सिंपल सी स्लाइड होती है, क्योंकि मेरा जो है ना वो जरा आर्ट वर्क है ना, बड़ा खराब सा है। तो हमारा जो कोर्स है वो यूएस फेडरल टैक्स फाइलिंग एंड एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ेंगे, बिजनेस टैक्सेशन पढ़ेंगे, एलएलसी बनाना सीखेंगे, आईटीआईएन बनाना सीखेंगे, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन 23 स्टेट पे कैसे होगी वो सीखेंगे। इसके बाद मैंने इस दफा है ना थोड़ा सा टच 2 से 3 क्लासेस, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों को जब बिजनेसमैन बनाना है, तो मैंने पिछले 3 बैचेस के अंदर, चारों बैचेस के अंदर ये कमी महसूस की कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे क्विक बुक नहीं कर पाते। अब एक बात बताओ ना यार, तुम्हारे पास कस्टमर आया और वो कहता है कि यार मुझे ना टैक्स फाइलिंग करवानी, ओके सर आई एम हियर, आई विल डू इट। आप तुमने कर दी, अब तुम बोलोगे यार तुम कुछ बुक कीपिंग जानते हो? तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होगे ना, तो यकीन मानो बुक कीपिंग नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सबसे बात बता रहा हूँ कि यूएस टैक्स में वो लोग बहुत कामयाब होते हैं जिनके पास पूरा पैकेज होता है। पूरे पैकेज से मुराद ये है कि जो बुक कीपिंग भी करते हैं, टैक्सेशन भी करते हैं, सब बताऊंगा किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से सब करना है। जो जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं सब करूंगा। सिखाना है, समझाना है तुम्हें, और तुमसे काम करवाना है। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। सर कस्टमर कैसे मिलेंगे? सर मैं अपने आप को लिंक्डइन पे कैसे विजिबल करूं? सर मेरा तो यूएस के अंदर कोई जानने वाला नहीं है। सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, जो आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं, ठीक है ना, जो अपने आज काम करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने एलएलसी की कंपनियां बनाना शुरू कर दी हैं, वो सब आपकी तरह ही आए थे। और इनके मेरा भी यही, और मैं भी एज अ बुक कीपर था। ठीक है, 2014-15 के अंदर फिर मुझे मेरे सीपीए ने कहा यार तुम्हें टैक्स का काम कर पाओगे? सर मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। बस डेटा एंट्री ऑफिसर से शुरू किया था भाई। ठीक है, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आज भी जुलाई के अंदर मैंने ही लॉन्च किया है।
फिर हमारे मिर्चा वाले साहब और डिफरेंट लोगों ने लॉन्च किया और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही कोर्स चल रहा है। तो अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, आप लोग आगे चलते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएस टैक्स स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद पढ़ेंगे 1040 फॉर्म क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन और फाइलिंग रिक्वायरमेंट। आज सिर्फ तुम लोगों को मैं सिर्फ घुमाऊंगा फिराऊंगा, ठीक है, होता क्या है पूरा पूरा घुमाऊंगा एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक। 1040 क्या होता है, इंडिविजुअल टैक्सेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये घुमाता रहूंगा, कहानियां सुनाता रहूंगा, और आखिरी में इंशाल्लाह खुशो खुर्रम करके हम अपने सवालात लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखते रहिए। यार एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग, कहानी क्या बड़ी कहानी नहीं है। हमारे है ना एक सलीम साहब थे। सलीम साहब क्या है, वो 4 से 5 साल पहले है ना वो गए थे अमेरिका। बाद सलीम साहब की मेरे मोबाइल पे कॉल आई यार, उनकी आवाज से पहले तो उन्होंने वो करने की कोशिश करी कि हाँ हाँ बिल्कुल यार अल्हम्दुलिल्लाह यार यहाँ तो लाइफ ही बड़ी सेटल है, और मतलब कुछ मजा ही मजा है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, लाइट नहीं जाती, ठीक है ना, वो गटर वाले के पास कॉल नहीं करनी पड़ती यार मेरी नाली भर गई है खोल दे, और मेरे को वो कचरे वाले को भी कॉल नहीं करनी पड़ती आके ले जा, ठीक है ना, और वगैरह वगैरह। बोले यार कसम से वाकई यार आप तो किस्मत वाले हैं, और वगैरह वगैरह, और अंदर अंदर हम अपने आप को कोसने दे रहे हैं। मैंने कहा सर और सुनाइए, बचत बचत हो रही है, कैसा है सब कुछ। बोलते हैं यार खाक की बचत। अब वो सलीम भाई अपने नॉर्मल रूप के ऊपर आना शुरू हो गए। मैंने क्यों भाई। बोलते यार क्या बताऊं आपको। मैं क्यों भाई। बोलते यार होता ये है कि भाईजान जितनी भी तनख्वाह आती है ना, उसके अंदर से कुछ तो फेडरल ले जाता है और कुछ तो स्टेट ले जाता है। मैंने है। बोलते हैं हाँ भैया। मतलब ये फेडरल क्या होता है, क्यों, क्योंकि भाई यूएस कभी हमने देखा नहीं ना, हमारे को कभी यूएस के बारे में पता। मतलब यार ये फेडरल और स्टेट, हमारे यहाँ तो एफबीआर टैक्स लेता है जिसको तो गरीब पूछते रह रहे बोलते बोलते रह जाता है, हम देते ही नहीं है। नहीं भैया हमारे यहाँ जॉब में करता हूँ, तो होता ये है कि यार जॉब भी कर रहा हूँ और एक पार्टनरशिप बिजनेस भी है। अच्छा, तो होता क्या है यार, होता ये है कि मेरी इनकम में से है ना फेडरल भी टैक्स ले जाता है और स्टेट भी ले जाता है। ये फेडरल फेडरल यार जैसे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर होता है ना, और मतलब जो सेंट्रलाइज जैसे हम कहते हैं गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं वफाकी गवर्नमेंट, हाँ हाँ वो ले जाती है भाई कुछ 15% से 20%। और बाकी जो हमारे यहाँ जो सूबे होते हैं ना वहां पे होती है स्टेट। अच्छा, तो वो स्टेट भी भाईजान जिस स्टेट के अंदर हम रहते हैं ना, उस स्टेट भी हमसे टैक्स लेती है। पाकिस्तान में तो जो सूबे होते हैं ना वो सेल टैक्स लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टेट है ना वो इनकम टैक्स लेती है। तो यार मतलब मैंने तो सुना था कि यूएस के अंदर कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे इनकम टैक्स तो होता ही नहीं है। नहीं यार होता है, लेकिन मैं जिस स्टेट में रहता हूँ ना, वो उस स्टेट के अंदर इनकम टैक्स मौजूद है, तो मुझे फेडरल का भी टैक्स देना पड़ता है और स्टेट का भी टैक्स देना पड़ता है। मतलब ये कि आप अगर इंडिविजुअल हैं तो भी टैक्स देना पड़ेगा, तो बिजनेस के ऊपर फिर नहीं होगा। नहीं भाई, बिजनेस के ऊपर भी टैक्स लगता है और इंडिविजुअल के ऊपर भी टैक्स लगता है, और बिजनेस से भी स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है, फेडरल टैक्स कलेक्ट करता है, और इंडिविजुअल से भी भाईजान, बिजनेस से भी करता है और इंडिविजुअल से भी करता है। अच्छा यार, चले भाई शुक्र है, चले। दिल ही दिल में सोचा कि भाईजान शुक्र है यार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इतना टैक्स तो नहीं देना पड़ता। तो यार ये तो ठीक है, चले कोई मसला नहीं है यार, टैक्स दे रहे हैं माशाल्लाह, वहां पे सिक्योरिटी वगैरह तो है ना, और कोई और तो टेंशन नहीं है, और तो खर्चे आपके हैं ही नहीं। बोलते भाई आपको क्या बताऊं क्या खर्चे नहीं है, घर लिया हुआ है मैंने मोर्गेज के ऊपर, हर उसका लोन देना पड़ता है, बच्चे जाते हैं तो बच्चों की फीस देनी पड़ती है, ठीक है, मैं और आपकी भाभी दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे को केयर सेंटर में भी जमा करवाना पड़ता है। मैंने अच्छा भाई जबरदस्त है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप रिटर्न तो आप खुद ही फाइल कर लेते होंगे ना। नहीं भाईजान, रिटर्न कौन फाइल खुद करता है, कोई फाइल खुद नहीं कर पाते भाई। पाकिस्तान में तो क्या होता था भाई, पाकिस्तान में तो आप खुद रिटर्न फाइल करते थे माशाल्लाह, मैं खुद आपके पास आता था और रिटर्न फाइल करते थे, तो सलीम साहब की दबी हुई आवाज। भाईजान ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में तो आयरिस का अपना सर्वर मौजूद है ना। यूएस के लिए, यूएस में तो आयरिस ने कहा है कि जनाबे वाला सॉरी मेरा कोई सर्वर नहीं है, ये थर्ड पार्टी हैं 50 कंपनियां, इनके पास या तो आप खुद चले जाइए या टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू चले जाइए, ठीक है। और मैं जाता हूँ भाई, हर साल जाता हूँ, इस साल गया था, $400 से $500 हम वक्त ने लिए हैं, और $50 मुझसे सिस्टम की फीस भी ली है। सिस्टम की फीस, वो भाई इसलिए क्योंकि वो कहता है भाई जी सिस्टम हम परचेज करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर रिटर्न बनाया जाता है, तो लिहाजा हमारी सर्विस चार्जेस और सिस्टम के सर्विस चार्जेस।
मैंने दिली दिल में भाई शुक्रिया अदा किया अल्लाह का, या अल्लाह तेरा शुक्र कि इतने खर्चे नहीं है, ठीक है ना। बोलते भाई कब बचत हो रही है, बोले बचत भाई कुछ नहीं हो रही, उल्टा लोन ले लिया है। तो उन्होंने मुझे कहा फुरकान भाई अगर $2000 हो तो जरा भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा यार सलीम भाई जरा आवाज नहीं आ रही, आपकी भाभी बुला रही है, मैं कॉल बाद में करता हूँ। एक सिंपल सी स्टोरी थी भाई। अभी सिंपल स्टोरी जो थी वो इसके ऊपर थी। क्या थी? साइलेंट। यूएस के अंदर दो तरीके के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। कौन कौन लेता है? फेडरल लेता है और स्टेट लेता है। किससे लेता है? इंडिविजुअल से लेता है, बिजनेस से भी लेता है। अच्छा, इसकी फाइलिंग कैसे होती है? 1040 फॉर्म। अगर मैं यूएस सिटीजन हूं तो 1040 का फॉर्म भरूंगा। नॉन यूएस सिटीजन हूं, पाकिस्तान में एलएलसी बनाई हुई है, या यूएस के अंदर मैं कुछ दिनों के लिए गया हुआ हूं और एक टाइम गुजार लिया है, तो ये 940 एनआर। अगर मैं 65 साल से ऊपर का हो गया हूं तो 1040 एसआर, और रिटर्न रिवाइज करना है 1040 का तो 1040 एक्स। ये है इंडिविजुअल के फॉर्म। बिजनेस, बिजनेस तीन तरीके के होते हैं, पार्टनरशिप, एस कॉप और सी कॉप, आगे जाके पढ़ाऊंगा। ये सब रिटर्न्स जो है वो बनते हैं एक आउटसोर्सिंग सिस्टम के अंदर, लाइक प्रो कनेक्ट, ड्रैग, टर्बोटैक्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आईआरएस के सर्वर से कनेक्ट हैं। तो आप क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है एज अ यूएस टैक्स प्रिपेयरर, इन सारी चीजों को जो है इस रिटर्न में बनाना और छोड़ देना। ठीक है, ये टैक्स प्रिपेयर का काम है। और सीपीए जो होता है, या जो सीपीए फर्म के लिए आप काम करते हैं, वो सबमिट दबाता है और ये आईआरएस का जो सर्वर होता है इसके अंदर चला जाता है। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन यूएस। ठीक है, अब आप इसको कोई भी टैक्स कह दीजिए। अभी जो मैं पढ़वा रहा हूं आपको एनुअल इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर पेरोल टैक्स अलग हो गया, सेल टैक्स अलग हो गया, वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है, मैं अभी आपको वो इनकम टैक्स जो यूएस के अंदर हर साल 13 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन 13 करोड़ जगह जो रेवेन्यू है वो $52 बिलियन है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यही आपको पढ़ाऊंगा, यही समझाऊंगा, यही सिखाऊंगा और यही आपके दिमाग के अंदर डालता रहूंगा। ठीक है, तो दिस इज दी आपका यूएस टैक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि इनकम टैक्स कौन लेता है? फेडरल और स्टेट। किन से लेता है? इंडिविजुअल और बिजनेस से। अच्छा जी, सर ये बताइए कि ये सर फॉर्म कौन से फाइल होते हैं? 1040, 1040 एनआर, 1040 एसआर, 10एक्स। अच्छा सर, अगर बिजनेस कर रहा हूं तो 1065, 1120 एस, 1120। अच्छा सर, क्या ये हमारे पाकिस्तान की तरह आईरिस के डायरेक्ट सिस्टम, जैसे हमारे एफबीआर का आईरिस का पोर्टल है, तो क्या वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के हो जाएगा? नहीं जनाबे आला, आपने यूएस के थर्ड पार्टी सिस्टम्स होते हैं, उनको आपको परचेज करना होता है। प्रो कनेक्ट आपको पर रिटर्न मिलता है, ड्रैक आपको $1200 का अनलिमिटेड मिलता है, टर्बोटैक्स आपको $175 के अंदर 5 मिलते हैं। ये आप परचेज करते हैं और फिर इनके ऊपर रिटर्न बनाते हैं। रिटर्न बनाने के बाद आप सबमिट करते हैं तो ये आईरिस के पोर्टल के अंदर चला जाता है, आपका काम खत्म हो गया। दिस इज दी ऑल दीज थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिव्यू करवाता हूं 1040 का फॉर्म पूरा। ठीक है, इससे पहले जाने से पहले आपसे थोड़े से क्वेश्चन लेता हूं, ताकि जो आप लोगों की अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुन सकूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आइए जी, सवाल करते हैं। हाथ खड़े कीजिएगा, क्वेश्चन लेता हूं आपके। अगर कोई क्वेश्चन है हाथ खड़े कीजिए, देन वी मूव अप। हाथ कहाँ से कर? हाथ यहां से खड़े कर लीजिए, गूगल पे जाके देख लीजिए हाउ टू रेज हैंड इन। जी वो फैसल नीचे अर्शद आपके साहब। पास आ रहा होगा, रिएक्शंस रिएक्शंस पे जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। शहरियार भाई थैंक यू सो मच। जी फैसल, फैसल अस्सलाम। साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये दोबारा आप बता देंगे, इंडिविजुअल टैक्स और बिजनेस टैक्स मतलब 1040 और 1040 एनआर 1040 एसआर, ये इसकी मतलब डेफिनेशन दोबारा बता देंगे? बिल्कुल बता दूंगा। जी जी सर। अकील साहब। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, हाँ जी जबरदस्त। 1040 का मतलब होता है कि यूएस सिटीजन
यूएस में बैठा हुआ बाबा, यूएस में बैठे हुए सलीम भाई, जिनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया है, अगर वो अपना रिटर्न फाइल सर जी करेंगे। वो अगर वो जो है पिक्चर ओपन करके समझाएंगे तो ज्यादा। अच्छा जी, चलें, ये ले लीजिए जनाब, पिक्चर ओपन कर देते हैं। हाँ, ये लीजिए जी, पिक्चर ओपन हो गई। व्हाट इज 1040? 1040 वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर यूएस सिटीजन का रिटर्न फाइल होता है। 1040 एनआर वो फॉर्म होता है जो उसके ऊपर नॉन यूएस सिटीजन का रिटर्न फाइल होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं बैठा हुआ हूँ, यूएस में मैंने एलएलसी बना ली, मैंने पैसे कमाए। अब आप बोलोगे एलएलसी क्या होती है? एलएलसी का मतलब होता है कंपनी बनाना। तो मैंने वहां पैसे कमाए और वहां पे मुझे अब टैक्स भरना है मेरी एलएलसी का, सिंगल मेंबर एलएलसी का। इसमें ना जाइएगा सर ये तो बिजनेस है, नो, मैंने सिंगल मेंबर एलएलसी मुझसे रिलेट करती है। तो अगर मैं हूं या एक स्टूडेंट है, यूएस के अंदर गया है, पढ़ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत काम कर लिया है, क्योंकि वो वहां का सिटीजन नहीं है, स्टूडेंट है, रिसर्चर है, तो उसको जो रिटर्न फाइल करना होगा उसे कहते हैं 1040 एनआर का फाइल करेंगे, नॉन यूएस सिटीजन। ठीक है। अब अगर एक यूएस सिटीजन 65 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली 1040 एसआर लग जाता है। कोई आपको कुछ नहीं करना होता, सिस्टम ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ से ट्रैक करता है कि जैसे ही आप डालोगे कि सही सलीम भाई की उम्र 65 साल से प्लस हो गई, 1040 एसआर। ठीक है। और 1040 एक्स क्या होता है? 1040 एक्स का मतलब ये होता है कि आपने अगर रिटर्न रिवाइज करना है, गलती हो गई है, रिवाइज करना है, तो 1040 एक्स का फॉर्म यूज करेंगे। समझ आ गया? सर एक और सवाल अच्छा है। सर, एक मिनट, एक वक्त में एक दफा सवाल कीजिए जितने आपने करने हैं, ताकि ऑल द पीपल कैन गेट द आंसर्स। ओके। मुझे पता है पहली क्लास है, बहुत खिचड़ी पकेगी, केमिकल लोचा होगा, रिलैक्स रहिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। जी अकील साहब फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फुरकान भाई, एक चीज वालेकुम। मुझे और क्लियर कर दें कि ये जो इनरोल्ड एजेंट है इसका हम पाकिस्तान से एग्जाम दे सकते हैं? ये तो ऐसा हो गया कि हम मरी जा रहे थे और मरी से मुड़ गए कहां पर, कहीं और। यार ये तो बिल्कुल ही टॉपिक से आउट हो गया। क्लास के आखिरी में बता देता हूँ अखिल भाई, ठीक है, नो चलें फिर, प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन ही ना लें आप, आई एम हियर फॉर यू। जी काशिफ भाई कैसे हैं आप? चलें, ठीक। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अस्सलाम बिल्कुल ठीक वालेकुम हूँ, मैं सर। बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम जी काशिफ भाई। अच्छा सर, ये W9 और 1099 टैक्स फॉर्म जो है, ये इंडिविजुअल टैक्स में आते हैं, अदर इनकम के कैटेगरी में आते हैं? मैंने कहा इस डब्ल्यू फॉर्म में मुझे नाइन नजर नहीं। जी, W9 और 1099 टैक्स फॉर्म ये जो कुछ और है। है, देखें आप बात इंडिपेंड। कर रहे हैं सब फॉर्मों की, अभी सब पढ़ाऊंगा। ये अच्छा सब ये फॉर्म। ये 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 अच्छा। ये 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 हाँ मैं बताता हूँ ये क्या है। आप बात कर रहे हैं सब फॉर्म। सब फॉर्म क्या होता ठीक है है। कि 1099 में बता देता हूँ यार, आगे जाके बताऊंगा, रिलैक्स रहिएगा। सब ठीक सब है सर, खिचड़ी ठीक। पकेगी, अभी सब आगे आ रहा है। देखिए एक है हम्म, मेन फॉर्म जिसके ऊपर पूरा डेटा डलेगा। ठीक है। ठीक है अब सर। इन फॉर्म में डेटा कहां से आएगा, उन फॉर्म्स को कहते हैं 1099 और 10W9। ठीक जी है। ठीक है सर। तो अभी मैं मेन फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, समरी। इनमें डेटा ठीक है कहां सर। से आएगा, वो होता है 1099 W2, 1099 DIV, 1099 मिस्क, 1099 NEC, 1099 INT। ये वो फॉर्म होते हैं जो कस्टमर आपको देता है कि अपने 1040 में डाल देना। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। दिस सर इज द रिपीट थिंग। करे जरा, सर रिपीट करे जरा। 1040x रिवाइज क्या करना पड़ता है, ये तो रिपीट कर दे प्लीज। 1040x। पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन बार बार है जिसको बार बार जरूरत पड़ रही है? सर मैंने फर्स्ट टाइम पूछा। अच्छा नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यार, नाराज नहीं हो भाई, नाराज नहीं हो। मुझे ऐसा लगा कि आपने दोबारा पूछा। अच्छा जनाब पूछ लेते हैं। 1040x मिसाल के तौर पे मैंने कुछ चीजें नहीं डाली और रिटर्न सबमिट कर दिया, कुछ चीजें नहीं डाली, भूल गया, या मेरे कंसल्टेंट को मैंने दी थी, वो डालना भूल गया। जब उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे, मैंने भाईजान ये आपने क्या किया, मैंने 4 चीजें और दी थी। वो कहता है सर कोई मसला नहीं, 3 साल तक रिटर्न रिवाइज होता है, मैं रिटर्न में जाऊंगा, क्लिक करूंगा, रिवीजन का ऑप्शन डालूंगा, रिटर्न रिवाइज कर दूंगा। तो अब जो फॉर्म जनरेट होगा, पहले रिटर्न सबमिट करते हुए फॉर्म जनरेट हुआ था 1040, अब जो रिटर्न फॉर्म जनरेट होगा वो 1040x होगा। समझ गए? जी सर, और ये इन तमाम केसेस में होगा 1040
1040 NR और 1040 SR जी इन हाँ, तमाम केसेस में? जी हाँ, ओके जी हाँ, जी हाँ। एक्स का मतलब ये है कि रिवीजन। अरे मैसेज बहुत आ रहे हैं यार, आप लोग मैसेज क्यों कर रहे हैं? वालेकुम। आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछिए यार, आप लोग आपस में चैट काइंडली ना कीजिए, ठीक है? आप लोग जो भी सर सवाल ये करना है बासित साहब, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज प्लीज। सर सर मेरा आज से सवाल ये है आपस कि में रिलैक्स रिलैक्स, वन बाय वन। हेलो। और दूसरा, एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स, पहला दिन है, मुझे सब पता है अभी वालेकुम। सबके बाद। प्लीज एक मिनट सुनिए मेरी बात। एसएमएस को कोई यूज ना कीजिए, आपस में कोई डिबेट ना कीजिए, टॉक ना कीजिए, ठीक है? एंड जो सवाल आपने करना है मुझसे डायरेक्टली कीजिए, रिलैक्स रहिए। पहला दिन है, मैं सबको समझता हूँ, सबके प्रॉब्लम है, ठीक है? वालेकुम। जी फरहान, स्टेप बाय स्टेप। जी फरहान नईम साहब, हेलो। मैं जी फरहान नईम, जी फरहान नईम साहब बोल के। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि सर जिस तरह से आपने बात किया हुआ है अब मिसाल के तौर पर बेसिकली नॉन रेजिडेंट्स के बारे में ये बात है, ठीक है? तो उस केस में अगर उसके फाइटेन है तो क्या सिनेरियो होगा, अगर उसके पास फाइटेन नहीं है तो क्या सिनेरियो होगा? बिल्कुल, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा कि आईटीएन है तो क्या सिनेरियो होगा, आईटीआईएन नहीं है क्या सिनेरियो होगा। आईटीआईएन नहीं है तो आईटीआईएन बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 1040 एनआर के लिए आईटीआईएन की जरूरत होती है। आगे जाके पढ़ाऊंगा ये। मिसाल के तौर पर एलएलसी बना ली है नॉन रेजिडेंट, देखिए, आप लोग अभी मुझसे आगे के सवाल कर रहे हैं। बना ली है, अब आप, फाइटेन नहीं बना हुआ और फाइनल अगर आपका आईटीआईएन नहीं बना हुआ, मैं सवाल कर देता हूं। आपका सवाल कंप्लीट हो गया? मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। सवाल का हेलो। पहला जवाब ये है कि ये साहब कह रहे हैं कि सर आईटीआईएन, आईटीआईएन क्या होता है, ये आगे की बात है। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है ना, यूएस के अंदर नॉन रेजिडेंट का एसएसएन, रेजिडेंट का एसएसएन होता है और नॉन रेजिडेंट का आईटीआईएन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि एक बंदा है, उसने रिटर्न फाइल करना है लेकिन उसके पास आईटीआईएन नहीं है, तो अगर आईटीआईएन नहीं है तो वो W7 फॉर्म के साथ आईटीआईएन अप्लाई करेगा। आगे जाके ये सिखाऊंगा। W7 फॉर्म के साथ 1040 एनआर लगाएगा और उसका आईटीआईएन बन जाएगा, ठीक है? आईटीआईएन भी बन जाएगा, रिटर्न भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे जाके अभी आप सिर्फ प्लीज इस स्क्रीन के ऊपर जो सवाल है वो कर लीजिए, सब जाके आके पढ़ाऊंगा। लेकिन प्लीज ऐसे सवालात आपस में ना करें, और जो टॉपिक से अनरिलेटेड है आपको सब पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं सवालात के जवाब इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि पहली क्लास है, सबके दिमाग में सवालात होते हैं। जी बासित खान साहब। ये मुझे ये बताइएगा कि 46 मेंबर्स ग्रुप के अंदर है, हमारे एनरोलमेंट है, और 50 मेंबर्स किस तरीके से हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं सबको ये कह रहा हूं कि अगर कोई अपने नाम से नहीं आया तो आई दे देखे नाम मालूम, नाम मालूम टू, ये हेलो। प्लीज, ये नाम मालूम टू जो है, काइंडली अपने यूज स्पेशल नाम से आइए, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। ये एम आई वालेकुम। पिशावर, प्लीज मुझे मेरी बात करने दीजिए। आप लोग प्लीज एक लेट मी टॉक पहले करने दीजिए, एंड देन आप लोग आस्क कीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो प्लीज अपने एक्चुअल नाम से आइए। आई रिक्वेस्ट एडमिन के प्लीज आप रिमूव कर दीजिएगा जो आपको लगे कि अननेसेसरी नाम से आए हैं। आई रिक्वेस्ट। जी बासित खान साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। बासित खान साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। जी सर, मेरा मेरा सवाल था, जैसे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। जी जी तो जी। अगर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि जो रेजिडेंट है उनको एसएसएन मिल जाता है और जो रेजिडेंट नहीं है वो स्टिल आईटीआईएन पे है, तो अगर एक इंडिविजुअल जिसके पास ऑलरेडी एसएसएन है और वो यूएस में प्रेजेंट ही नहीं है फॉर द होल ईयर, तो स्टिल ही नीड्स टू फाइल 1040? बिल्कुल 1040, और उसको वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, और ये इसका पार्ट नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, कि वो यूएस में है नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यूएस सिटीजन दुनिया में कहीं भी रहेगा,
और वो जहां भी इनकम कमाएगा उस इनकम को उसको यूएस के अंदर डिक्लेयर करना है और उसके ऊपर टैक्स भी देना है अगर टैक्स बनता है तो। ओके, लाइक लाइक फॉरेन इनकम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टैक्स, वो डिफरेंट फॉरेन इनकम है। जैसे पाकिस्तान में आप सेगमेंट में से फॉरेन इनकम डाल देते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो एक पूरी साइंस है कि उसके अंदर आपको अकाउंट डिक्लेयर करने होते हैं, फॉरेन इनकम डिक्लेयर करनी होती है, फॉरेन इनकम का बिल्कुल जो यूएस के से बाहर के जो रिटर्न्स होते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स लेने होते हैं, बहुत एक लंबी चौड़ी कहानी होती है उसके अंदर। उसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, और यूएस के अंदर 2 से 3% लोग करते हैं। तो इसी के साथ बस मेरा लास्ट सवाल है कि आपने बोला है कि जिनके पास ITIN है वो 1040 NR फाइल करते हैं। ठीक तो है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन SSN फॉर एनी इंडिविजुअल? नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो यूएस सिटीजन होगा या उसको इस सूरत में मिसाल के तौर पे बुलवाया गया है, आप एसएसएन की बात कर रहे हैं या आईटीआईएन की बात कर रहे हैं लेने की? अगर आपने SSN ऑब्टेन करना है तो इज देयर एनी स्पेसिफिक नो नो नो, रिक्वायरमेंट? एसएसएन तो आपको दिया जाता है। देखिए एसएसएन आपको दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वीजा, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेशनलिटी। और आईटीआईएन आप लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स फाइलिंग, कि मुझे टैक्स फाइल करना है तो मुझे आईटीआईएन दीजिए। मतलब अगर किसी के पास SSN नहीं है तो वो ITIN लेके फिर वो अपना रिटर्न फाइल करे इफ ही इज हाँ लेकिन अर्निंग आईटीआईएन इनकम। लेने के लिए भी ये उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि उसे रिटर्न फाइल करना है। तो इसकी आप रिक्वायरमेंट मुझे बताएंगे, मतलब रिटर्न क्यों फाइल एलएलसी, करने की? इनकम हो या यूएस LLC है इसकी? मतलब आप यूएस में गए, ठीक है ना, और आप किसी काम से रह गए। अब आप काम से रह गए, एक स्पेसिफिक पीरियड रह गए, अब आपको ने वहां पे कुछ इनकम भी कमा ली, तो एक सिनेरियो ये। दूसरा ये कि पाकिस्तान से लोग हजारों एलएलसी बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरी अपनी यूएस के अंदर एलएलसी है, तो मुझे अपना वहां का रिटर्न फाइल करना हो तो 1040 NR करता हूँ, मेरा आईटीआईएन है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट बनती है तो मुझे भरना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। मोहम्मद बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। आप क्लास के स्टार्ट में एक बताया मिनट था कि मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल। जी अच्छा ये आप आ गए सॉरी, मैं मोहम्मद बिलाल की बात कर रहा हूँ। आप प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। मोहम्मद बिलाल। एक्चुअली ना वो मैंने मोबाइल से अच्छा चलें, आप सवाल कर तो लें अच्छा बिलाल। सर, अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपने शुरू में ये बताया था कि जो फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट है 1040 NR वाले, जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं LLC बनाता हूँ, तो एज एन इंडिविजुअल टैक्स पे होगा उसमें या बिजनेस टैक्स? क्योंकि LLC तो बिजनेस के लिए होती है हाँ ना। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो सिंगल मेंबर एलएलसी होती है ना, वो आपसे जुड़ी हुई होती है। इवन के मल्टी मेंबर एलएलसी भी आपसे जुड़ी हुई होती है। वहां पे कॉन्सेप्ट है कि आप, पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है, सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी है तो वो आपसे जुड़ी हुई है। इसी तरीके से एलएलसी कहलाने को तो आपसे अलग हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने स्केड्यूल सी के अंदर जाके रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब कि मैं अपने LLC की एज एन इंडिविजुअल टैक्स पे करूंगा उसमें 1040 जी NR हाँ, में। जी हाँ बिल्कुल। आप ही पे करेंगे अपनी, जैसे लेके पाकिस्तान सोल प्रोप्राइटर जैसे हम करते हैं। जी जी। जी आसिम अगर फॉर एग्जांपल इसहाक। वो सिंगल जी जी, मेंबर सॉरी नहीं सॉरी है, सॉरी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए, कंटिन्यू जी कीजिए। अगर सर, वो सिंगल मेंबर नहीं है LLC? मल्टी मेंबर है तो 1065 भरेंगे, और फिर जो सिंगल मेंबर नहीं है मल्टी, देखा आज आपको सबके सवाल के जवाब पता है क्यों दे रहा हूँ? आपके दिमाग में है ना कोई जी सवाल नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ जो टॉपिक होगा उससे जवाब दूंगा, क्योंकि पहली क्लास है, सब कीजिए आप सवाल, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर मुझे अगर ये बताइए, अरे अरे ITIN भैया, जो है। अरे अरे जी। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, पहले जवाब तो देने दीजिए उनका, बिलाल साहब का सब जवाब के लिए सिर्फ जवाब देने दीजिए। बिलाल साहब, अगर आप सिंगल मेंबर एलएलसी है तो आपका 1040 के अंदर स्केड्यूल सी बनता है और आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। अगर आपके पार्टनरशिप है तो भी क्या होता है कि 1065 का रिटर्न फाइल होता है, ठीक है। और 1065 का काम पाकिस्तान में जैसे होता है ना, पार्टनरशिप फर्म अपना टैक्स खुद पे करती है, यूएस के अंदर पार्टनरशिप फर्म अपना टैक्स खुद पे नहीं करती, वो सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करती है और मेंबर को कह दीजिए, जो उसके ऑनर होते हैं, पार्टनर होते हैं, उनको कह देती है भाई अपना टैक्स अपने अपने रिटर्न में जाके फाइल करो। तो अगर 1065 का 50-50% का है पार्टनरशिप फर्म में, $1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000 इधर, 50,000 दूसरा पार्टनर, पार्टनर अपने इंडिविजुअल 1040 में जाके टैक्स पे करेंगे। आगे जाके कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। 1065 में सिर्फ कैलकुलेशन करके उनको देंगे। दैट्स द थिंग, दिस इज द कैलकुलेशन, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन होती है। पे सिर्फ अपने एज एन इंडिविजुअल टैक्स करना है, इनकम जी टैक्स हाँ, 1040 वंडरफुल। NR में। जी हाँ, थैंक यू। वंडरफुल सर। जी आसिम इसहाक साहब।
Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। First of all, thank you for your efforts, Mr. Furqan. I have a question that if a resident or let's say citizen of the US and he runs a LLC as a sole proprietor, so will he be filing the 1040 as well? यस जी, अगर सिंगल मेंबर एलएलसी है भाई, अपना जरा इंग्लिश थोड़ा खराब है, तो दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल गिव यू द आंसर इन उर्दू, बड़ी रिक्वेस्ट हो जाएगी। Yeah, it's fine. ठीक है, तो जनाबे वाला मसला ये है कि अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है तो आप खुद ही उस एलएलसी का रिटर्न, इवन के मल्टी मेंबर भी है, मतलब एक से ज्यादा भी है, तो आप ही रिटर्न 1040 के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे, उसका टैक्स पे करेंगे। Okay, fine. Thank you. थैंक यू जी। बिलाल सईद साहब, अरे बिलाल बहुत हो गए यार, नामालूम अफराद ये कौन है मुझे ये बताओ पहले, तो खोलो जरा नामालूम सर वो ये सर असल में वो जो है ना मैं उसे चेंज नहीं कर सका। अच्छा ये आप 1040 का जिक्र करें ना बार बार, 1040 के साथ आप ये अभी जिन साहब ने पूछा एलएलसी का, तो 1040 के साथ एनआर या सिंपल 1040 भी यूज करें लफ्ज। मोहम्मद शकील फुरकान, मोहम्मद शकील फुरकान। ओके जी अच्छा अब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये वर्ड यूज करें 1040 या 1040 सिंपल या 1040 एनआर भी यूज करें, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि ये जो आपने ITIN का बताया था रिक्वायर्ड टू गेट फॉर टैक्स फाइलिंग, जो इसका एक सम अप मैंने किया, ये फॉर US सिटीजन के लिए सिर्फ ये अपना के सबके लिए, हम अगर यहाँ से काम करते हैं US में तो हमारे लिए भी ये यूज होगा ITIN? जी हाँ, आप ही के लिए तो यूज होगा ITIN। जो वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, गोरा बाबा, ठीक है, या जिसको पाकिस्तान से चला गया ग्रीन कार्ड मिल गया, जो पाकिस्तान से चला गया पासपोर्ट मिल गया, उनको तो सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल गया ना। ओके सर, ओके। ये तो हम गरीबों के लिए है कि भाईजान जिसको ना सोशल सिक्योरिटी नंबर देखना मिलता है, ना तो कार्ड देखना मिलता है, ना तो वीजा मिलता है, ना कुछ मिलता है। जी फरहान नईम साहब, आपका सवाल रह गया था जनाब। माशाल्लाह कुछ अभी मुझे लग रहा है कुछ सुकून हुआ है सबको, है। जी फरहान नईम साहब फरमाइए। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं। यार फरहान भाई बुरा ना मानिएगा, आपकी आवाज बहुत कट रही है और बहुत दूर से आ रही है। अब आवाज आ रही है सर? जी प्लीज थैंक यू। जी फरहान भाई प्लीज। जैसे फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में, और ये मतलब US से अगर इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन इनकी वहाँ पे कोई LLC नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई इनका आइटम नहीं है, तो क्या इस किस्म के लोग भी कोई मतलब फाइलिंग करते हैं IRS के साथ या नहीं? अरे बड़ा जबरदस्त सवाल किया, और ये तो सबसे बेस्ट लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना। पहले मैंने यही करता था, LLC जब नहीं बनाई थी ना, होता ये है कि आपने LLC नहीं बनाई, यहाँ से बैठे हुए मजे से अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन से भी केसेस ले लिए, ठीक है। एक वक्त तक मैंने यही काम किया है, पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा हो गया ना। तो ऐसे लोगों को US के अंदर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर पैसे मंगवाएं और यहाँ पे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के अंदर एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर्ड हो जाए। 0.25% टैक्स देना होगा उनको उनकी इनकम के ऊपर। US के अंदर अगर LLC नहीं है, अगर मतलब LLC की रिक्वायरमेंट है ना, तो अगर LLC नहीं है तो यू डोंट नीड टू फाइल द रिटर्न इन US। भले आप यहां से बैठ के US से पैसे कमा रहे हैं। गॉट इट? शहरियार भाई आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी शहरियार भाई मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करूंगा रिवाइज, आप मुझे बस सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं। बस मैं हाँ करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एस कॉर्प है, उसके 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। एस कॉर्प अपना बिजनेस टैक्स फाइल करेगी अंडर 1065, और फिर वही जो मेंबर्स हैं वो अपने इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करेंगे 1040 पे, बिकॉज दे आर US ग्रीन कार्ड होल्डर। ना अच्छा, फिर एस कॉर्प अपना रिटर्न फाइल करती है 1120S के ऊपर। सॉरी 1065 पार्टनरशिप का था। एस कॉर्प अपना करेगी 1120S पे, और इंडिविजुअल जो उसके 2 ओनर्स हैं वो करेंगे अपना 1040 पे। बिल्कुल जो एस कॉर्प से उनका प्रॉफिट आ रहा होगा वो, और उसके अलावा कोई और अगर उनकी इनकम सोर्सेज होंगे वो मिसाल के तौर पे वो जॉब करता है और एस कॉर्प में इन्वेस्टमेंट भी है, तो जॉब की इनकम और वो दोनों इनकम मिला के सिनेरियोस दूंगा ना बड़े भाईजान टनाटन, तो फिर आप करिएगा। मैं इसलिए भी सवाल नहीं कर रहा कि आप जो आपने कंटेंट बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो
एंड नो पे इंशाल्लाह प्रॉब्लम कॉल करूँ। शहरियार भाई, थैंक्स फॉर मोटिवेट। नहीं यार, एक्चुअली पता है क्या शहरियार भाई, मैं आज का दिन है ना देता हूँ यार। देखें अभी बहुत से लोगों के ना सवालात होते हैं दिमाग के अंदर, अब उनके जी सवालात जी मिल जाएंगे ना तो फिर वो टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और उनकी भी बेचारों की बिलीफ भी, जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं ना, बिल्कुल लेजिटिमेट सवाल कर रहे हैं, अच्छे सवाल कर रहे हैं। एज अ फ्रेंड, मैं एज अ फ्रेंड आप लोगों का मैं आप लोगों से को सब जवाब दूंगा, ठीक है। आप लोग सवाल कीजिए, बस ये होगा टॉपिक है ना यार, क्या होगा मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो वेला आदमी हूँ भाई। अभी सीजन शुरू हो जाएगा तो मेरी टीम काम करना शुरू कर देगी, मैं काम करना शुरू कर दूंगा, तो हो सकता है क्लास, लेकिन अभी तो बिल्कुल वेला आदमी हूँ। 2 घंटे क्लास चला दोगे तो भी मुझे कोई मसला नहीं होता। मसला ये कि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ आज के दिन आप कर लें जितने आपने सवाल इधर उधर के करने, ठीक है। अच्छा, बाकी एक कल टॉपिक। इसी स्लाइड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन फजूल सा। क्विक बुक्स के साथ टर्बो टैक्स होता है लिंक, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्विक बुक्स के साथ टर्बो टैक्स को लिंक करना है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखें ये क्विक बुक से जाके पूछिए, क्योंकि क्विक बुक ने तो प्रो कनेक्ट से भी लिंक करना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, जो एक्चुअली मैं बता दूं जरा और लोगों के लिए, यूएस के अंदर एक कंपनी है इंट्यूट, उसके एक तो जी जी क्विक बुक आपने लोगों ने नाम सुना है, एक तो क्विक बुक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है, पाकिस्तान में जैसे ऑरेकल होते हैं, सैप होते हैं ना, तो यूएस के अंदर एक छोटा मिडिल क्लास बहुत प्यारा सा सिस्टम है जो बहुत यूज होता है, क्विक बुक। तो इंट्यूट की ही क्विक बुक है, इंट्यूट का ही प्रो कनेक्ट है, इंट्यूट का ही टर्बो टैक्स है, इंट्यूट का ही प्रो सीरीज है, और इंट्यूट का ही लेजर्ड है। जो आखिरी के मिंट भी है। 4 नाम लिए हैं, ये चारों के चारों टैक्स सॉफ्टवेयर है, यस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप, भाई। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये है, तो ये कनेक्ट करने के यार पैसे नहीं लेता, आई थिंक सो। आप फंक्शनैलिटी आपको देखनी होगी शहरियार भाई। जी वो मैंने से चेक कर दूंगा, थैंक यू। आप उसको हेल्पलाइन पे आप अगर करेंगे ना, और पेड वर्जन है तो यकीन माने कॉल पे आपको जवाब देंगे, बहुत अच्छी उनकी सर्विस है इंट्यूट पेड की। वर्जन है जी, ऑनलाइन वर्जन हो पेड। तो आप तो पहले कॉल कीजिए, और हाथ के हाथ वहीं पे लाइन पे रहते हुए ना करवा लीजिएगा, वो कर देंगे आपको। ठीक हो गया, थैंक यू। जी मोहम्मद नईम साहब, लग रहा है आप सलामकुम लोग आज मुझे टॉपिक कंप्लीट नहीं करने देंगे। जी नईम साहब फरमाइए। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फेडरल और स्टेट के साथ जो फाइलिंग होती है वो एट अ टाइम दोनों के साथ सेम होती है, या स्टेट के साथ अलग करनी है और फेडरल के साथ अलग? आई रियली लव यू, आई लव यू, क्या कहते हैं, आई लव यू, सॉरी भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो ये सिस्टम है ना, सिस्टम जी के सर। पास फंक्शनैलिटी ये है कि आप फेडरल का रिटर्न बनाते हैं तो पीछे ऑटोमेटिकली स्टेट का रिटर्न बन जाता है। तो आपको सिर्फ फेडरल का रिटर्न बनाना है, स्टेट का रिटर्न अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप स्टेट का रिटर्न फाइल करते हैं तो फेडरल का भी, ओ सॉरी, फेडरल का रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेट का भी रिटर्न फाइल हो जाता है। और सर इनकी जो डेट्स हैं वो दोनों के लिए सेम है या नो जी, अलग अलग? अलग अलग होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, 100% स्टेट्स की अप्रैल के बाद है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा आप लोगों को जब एलएलसी का टॉपिक आएगा कि किस स्टेट के अंदर कब फाइलिंग करनी है, सब दूंगा यार। आप लोग बेफिक्र रहिए, जब आप 2.5 महीने बाद जाओगे ना तो चौड़े होके जाओगे, देखना कि यार ये भी आता है और ये भी आता है। ये तो कोर्स में मैंने लिखा नहीं है, यकीन मानो मैं लिखूंगा ना, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा यार, पेनल्टी वेव करना पढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे कि आप भूल गए अपना रिटर्न फाइल करना, पेनल्टी आ गई $10,000 की, भाईजान आपने लेट फाइल किया था, उसको कैसे वेव करते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट टाइम अबेटमेंट, वो सिखाऊंगा कैसे वेव करते हैं भाईजान। आपको इंस्टॉलमेंट प्लान लगाना सिखाऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है आपके कस्टमर के पास और आपको रिटर्न फाइल करना है, पाकिस्तान में तो ये है ना कि पहले लायबिलिटी पे करो फिर रिटर्न फाइल करो, यूएस में ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं लाओ इंस्टॉलमेंट प्लान लगाओ, वो भी आपको सिखाऊंगा भाईजान। आप बेफिक्र रहिए, एस कॉप किस तरीके से बनती है, उसका इलेक्शन कैसे फाइल होता है, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। ऑफर इन कॉम्प्रोमाइज किसे कहते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बहुत सी चीजें बताऊंगा यार, बहुत कुछ है आगे, बस मुझे है ना क्लास खत्म करने देना, ठीक है। तुम लोग अगर ऐसे सवाल करते रहोगे ना इधर उधर के तो, लेकिन खैर 2-4 दिन करोगे फिर चुप हो जाओगे, मुझे पता है जब सवालात के जवाब मिल जाएंगे। जी बिलाल सईद साहब, मे आई नो यू बिलाल सईद। वालेकुम। वसलाम। अच्छा, फुरकान भाई, क्वेश्चन है मेरा। वो ये है कि क्योंकि मैं यूके का टैक्स पढ़ता रहा हूँ, तो वहाँ पे ये होता है कि आपके पास यानी कि जो रेजिडेंस स्टेटस होता है वो देखा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सिटीजनशिप स्टेटस बताया आपको, तो क्या यहाँ पे हम रेजिडेंस स्टेटस को नहीं देखेंगे कि एक बंदा जो पूरा साल यूएस में मैंने रहा कहा ना ही? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जी, मैंने आपको सवालात में कितनी दफा कहा रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, आपकी बात नहीं। रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट।
कितनी आप दफा मैंने सिटीजनशिप कहा? नहीं, बेसिकली आपने सिटीजन का वर्ड यूज किया ना। अच्छा यूके चले, यूके में ना मैं सिटीजन का सेपरेट यूज होता है और रेजिडेंट का सेपरेट यूज करते हैं जी वो। जी जी, तो यहाँ पर रेजिडेंट यूज होता है और यहाँ पे भी रेजिडेंट यूज होता है। जो बंदा सिटीजन है ना, जी वो जी रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट कैन बी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आपका बिल्कुल सही, अगर मैं गलत अल्फाज बोल गया हूं तो बिल्कुल माजरत, आपने बिल्कुल मुझे करेक्ट किया है। यूएस के अंदर मैं कितनी देर से कह रहा हूँ, रेजिडेंट जो यूएस सिटीजन है वो रेजिडेंट है, जो नॉन यूएस सिटीजन है वो नॉन रेजिडेंट है। और ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रेजिडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, हम उसका डिसाइड करेंगे कि 1040 भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, या वगैरह वगैरह, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। बिल्कुल आप सही है। जी ठीक, जी सही हो गया। नो प्रॉब्लम यार। अच्छा है भाई, तुम कंपेयर करते रहो, हमें है ना यूके का टैक्स भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वंडरफुल। अरे यार फरहान भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या करें? सर मुझे ये पूछना था कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि अभी ये टैक्स सीजन 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल तक ये सारा सीजन। तो जो टैक्स प्रिपेरर हैं, तो ये जो है फिर बाकी साल क्या करते हैं? बाकी साल ये लोग क्या करते हैं? टैक्स प्रिपेयर पहले तो भाई मजे की बात बता दूं, 4 महीने में इतना कमा लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूँ कि यूएस के अंदर जैसे पाकिस्तान में बंदा आते हैं ना, हमारे वजीर वजीर खजाना के 15 दिन की डेडलाइन दे दी, 30 दिन की डेडलाइन दे दी। यूएस में ऐसा नहीं है। अगर आप 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करना भूल जाएं तो आप एक एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं 6 महीने की, तो आप अप्रैल तक काम करते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद भी रिटर्न होते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अप्रैल मई तक रिटर्न चलते हैं, जून जुलाई ब्रेक आ जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर से दोबारा रिटर्न शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्सटेंडेड रिटर्न होते हैं। सर 13 करोड़ रिटर्न फाइल करना बच्चों का खेल नहीं होता, हर कोई सर खुजाने की हिम्मत नहीं होती। मेरे पास खुद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 से 6,000 रिटर्न हैं। जी नामालूम साहब, खत्म सवालात। चलो आगे क्लास लेता हूँ, ठीक है। सर आपकी इन बातों से मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच जनाबे वाला। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, लंबी जिंदगी। इसी तरीके से पढ़ते रहे यार, हम लोग भाई हैं आपस में। मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं है, मुझे आप लोगों को सिखाना है भाई। कुछ सिखाना है, अपना काम करना है। चीफ फैसल अरशद साहब फरमाइए। सर जैसे आपने क्विक बुक का बताया कि क्विक बुक जो है इसमें आपको हेल्पफुल करेगी आपको क्लाइंट लेने में, तो इसके अलावा और कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमें मतलब ये सीखने चाहिए आगे के लिए? भाई आप सिर्फ और सिर्फ यूएस टैक्स सीख लो और क्विक बुक का तड़का मार लो, हल्का सा तड़का कहते हैं ना, वो जो विगार कहते हैं, विगार जब दाल बनती है ना तो उसमें विगार डालते हैं। तो भाईजान जब आपके पास कस्टमर आएगा, क्विक बुक इतना सीख लो कि आप सवाल जवाब कर सको, सवाल जवाब के जवाब दे सको कस्टमर को। वरना $2 पर आवर के अंदर आपको बच्चे मिल जाते हैं, किसी को भी रख लेना, 40,000 के अंदर क्विक बुक का काम कर दिया करेगा। क्विक बुक में कोई पैसे नहीं है। अगर कोई, हाँ पैसे हैं जो लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्विक बुक से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सर आप जी ये क्विक बुक को हमें नामालूम टू। सर शकील भाई, जी 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 फरमाइए। ये आपने दो दो मोबाइल चलाए हुए हैं शकील फुरकान साहब। नहीं, एक ही चलाया बस सर। सर सर ये नामालूम क्विक, टू कौन है ये? ये नहीं पता मुझे सर। अच्छा सर ये मुझे बताइए क्विक भाई बुक ये का ओवरव्यू एक तो मिनट देंगे ना रुकिएगा, हम? एक मिनट, एक शकील भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा। नामालूम टू जरा प्लीज जरा कीजिएगा, ये कौन है ये? मुझे जरा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ये नामालूम टू कौन है, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। और कल से अगर कोई अपने ओरिजिनल नेम के साथ नहीं आया तो मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा विदाउट एनी इंटीमेशन। आप लोग नाराज ना होइएगा। जी अपना नाम बताइएगा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफा। जी जी। अरे भैया अपने नाम से आओ ना यार। अरे सर मुझे ऑप्शन पता नहीं थे, मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम ये जूम मीटिंग ज्वाइन की है अरे तो इस वजह एरो से। ना करो बस। चलें हाँ कोई बात। हाँ सही। चलें चलें तो चलें बताइए। तो मेरा ये कहना था कि ये जो मैनुअल आपने बनाया हुआ है, ये मैनुअल हमें रीडिंग के लिए भी मिल उर्दू जाएगा में बात या? करो तुम, मेमन में बात नहीं करो, उर्दू में बोलो। अच्छा। ये जो मजाक कर रहा हूँ, बोलो। जी जी मैनुअल स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, तो हाँ ये स्ट्रक्चर हमें मिल भी जाएगा पीडीएफ वगैरह की शक्ल में रीड करने के लिए या सब सिर्फ कुछ ये? मिलेगा मेरे भाई। ये आपको जो एलएमएस पोर्टल मिलेगा। अच्छा मैं पहले भाई बता दूं कि हम जी जी जो है हमने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप जी इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लोगों के नंबर की प्राइवेसी रहे, क्योंकि एक दूसरे जी को, क्योंकि मुझे हर कोई नहीं चाहता कि मेरा नंबर किसी के पास रहे, नंबर 1। नंबर 2, जी आप लोगों का एलएमएस पोर्टल कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर हर रोज
रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे हमारे, जो क्लास के फौरन बाद सुबह तक अपलोड कर दिए जाएंगे। ये पीपीटी अपलोड कर दी जाएगी, सिनेरियोज जो होंगे वो डाल दिए जाएंगे, और ये OLMS पोर्टल आपको कल सुबह तक सबको इंशाल्लाह मिल जाएगा, जिसके अंदर आज की रिकॉर्डिंग, आज की ये पीपीटी सब होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये पूछ रहा था, आप हमें कोई बुक का ओवरव्यू देंगे कि जितना हमें सीखना चाहिए उतना बताएंगे? यार सिर्फ और सिर्फ तड़का मारेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ हाँ 4 तड़के, क्लासें हैं उसकी अंदर, सिर्फ हाँ 4 वो क्लासें। यही, यानी कि वो हमें हेल्पफुल होगी आगे बहुत टैक्स होगा रिटर्न फाइल यार, कर। मैं आपको बस सही सही है बताऊं, सर, सही बताऊं, ये इसके बताएं। बाद ना 1-2 लिंक दे दूंगा, ये जस्ट जी। तड़का एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि टीचर आपको ये बता देगा, वो पढ़ाएगा क्विक बुक का दूसरा टीचर जो है, अब वो जी जी इतना जी। बता देगा आपको कि माशाल्लाह क्विक बुक होती क्या है, बहुत प्यारा मेरा स्टूडेंट ही है, वो बहुत अच्छे अरसे से क्विक बुक पढ़ा रहा है, तो आपको क्विक बुक पढ़ाएगा वो। और इसके बाद वो आपको 1-2 वो मैं दे दूंगा लिंक, वो लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, आपकी क्विक बुक को किसी और से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं जाया कीजिएगा कहीं और। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। जी ज़ीशान फर्रुख साहब, ये तकरीबन यार 10 बज गए हैं, तो मुझे काइंडली अब सवाल आगे ले जाने दीजिए, अस्सलाम ताकि वालेकुम सर। मैं। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा क्वेश्चन कोई नहीं, लेकिन अभी जो भाई ने आपसे रिक्वेस्ट की थी मैं उसको थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहता हूँ। भाई शायद ये कहना चाहते हैं कि एकदम से लोगों ने ना, जैसे मुझे बहुत सी बातों का नॉलेज था लेकिन मुझे पता फर्स्ट क्लास है, तो आपने जैसे स्टार्ट में बिल्कुल वर्ड ऐसा यूज ही है, किया था मुझे कि पता है सब तुम्हारा। कोरा कागज बन के रहेंगे तो सीखेंगे, तो लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे ना ITN के लास्ट वाले, अब जैसे शायद मुझे भी आंसर आते हैं, लेकिन जैसे वो भाई ने कहा तो इस तरह अगर मैं बिल्कुल जीरो पे होता तो मैं भी आज कहता कि सर, मैं शायद मैसेज करता बाद में कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आई है। बिल्कुल तो ऐसा बाकी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आज की डेट में रिटर्न फाइल ना करें, अभी टाइम है बाकियों को भी मौका दे। थैंक यू सर। यार ज़ीशान तुम रहना, जी मैंने सर। एक्चुअली ये क्यों अलाउ करता हूँ पहली क्लास में, कि यार एक्चुअली कुछ है ना, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बंदे को है ना खटक रहे होते हैं, ये हर क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो सर वो ये इसलिए खटकते हैं ना कि पहली मेरा, क्लास होती है, तो हम जी जी, अगर कोई ये मेरा सारे जेन्युइन मैं इशू है तो समझ लिया सब मैं कुछ। चाह रहा हूँ कि मेरा वो अभी से रिजोल्व हो जाए। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम बेफिक्र रहो अब, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, पहला दिन होता है, मैं खुद जानबूझ के सवालात की भरमार करने देता हूँ। अब देखें ना, सबको उनके सवालात के जवाबात मिल गए, अब ये कल से थोड़ी होता है, ये प्लीज लेट मी, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए मेरा 5वां बैच है, मुझे सब पता है, कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं क्लास को लेके चल रहा हूँ और जैसे लेके चलता हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, और इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोगों को खुद मजा आएगा। लेट देम आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, जिस वक्त मुझे सबको चुप करवाना होगा मैं चुप करवा दूंगा, ठीक है, आज मैं खुद देता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए ना, पहली क्लास हम इंट्रोडक्शन में गुजार देते हैं, इसमें गुजार देते हैं, सो रिलैक्स रहिए, आप लोगों को सबको समझ आएगा, ठीक है, अपना टेंशन ना लीजिए, ठीक है, और हाफिज साहब आप तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप मुझे पता है काफी परेशान रहते हैं, तो प्लीज आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक है, आपसे नेक्स्ट टाइम से मैं ना क्लास के शुरू में तिलावत करवाऊंगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो जी, अब कोई सवाल नहीं, अच्छा नहीं अब कोई सवाल नहीं, नो मोर एक क्वेश्चन, सवाल। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन होगा तो आप नवीद साहब को दीजिएगा, नवीद साहब हमारे एडमिन है, तो वो मुझे भेज देंगे। अब आगे हम चलते हैं, हाय जी, आ जाइए जी। अब ये है हमारा 1040 का फॉर्म, ठीक है, आप लोगों को रिव्यू करवाता हूं। ये हैंग हो गई है स्क्रीन, आई थिंक सो, एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ये शायद हैंग हो गई है, एक मिनट रुकिएगा। चले जी, अब मैं आपको 1040 का फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके का होता है। 1040 फॉर्म इज अ समरी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 2023 का फॉर्म अभी आ गया है, लेकिन ये फॉर्म अभी आपको जो होगा वो आप 2022 पे ही काम करेंगे, क्योंकि अभी 23 के ना तो फॉर्म्स आए हैं, 15 अप्रैल से आएंगे। ये फॉर्म उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट फॉर्म लगाया, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इस है फाइलिंग को ये नीचे लेके आ गए हैं, नाम को ऊपर ले गए। ये एक फॉर्म है, ठीक है,
इस फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले देना होता है नाम। हमेशा आप लोगों ने जो देना है वो कैपिटल फॉर्म में नाम देना है, ठीक है। इसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब सिस्टम पे होगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, व्हाट इज 1040 फॉर्म। 1040 फॉर्म का मतलब ये कि इंडिविजुअल यूएस का जो इंडिविजुअल है, ठीक है, या यूएस में जो बंदा इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहा है, भले वो यूएस सिटीजन हो, भले वो रेजिडेंट हो, भले वो नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, उसको जो फॉर्म फाइल करना है उसे कहते हैं 1040। अब उसके साथ एनआर लगा दीजिए, उसके साथ एसआर लगा दीजिए, उसके एफ्स लगा दीजिए, उसकी डिटेल में दे चुका हूँ। सब हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा करें यूएस के अंदर। फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर 9 डिजिट का होता है, ठीक है। और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे पाकिस्तान में सीएनआईसी नंबर होता है, वैसे ही यूएस में जो यूएस सिटीजन होते हैं उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, ठीक है। और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो कि रेजिडेंट बन जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स फाइलिंग, उनको ITIN लेना पड़ता है, ठीक है। और ITIN भी 9 डिजिट्स का होता है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है, ITIN आप लेते हैं। इसके बाद आप अपनी वाइफ, अगर आप अपनी वाइफ के साथ नाम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल में, और उनका भी सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखेंगे। सबसे पहले ये डाला जाता है। फिर इसके बाद एड्रेस आता है। एड्रेस के अंदर एड्रेस होता है, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे डाल देता हूँ, हाउस नंबर 15, स्ट्रीट 35, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिटी। सिटी जो होता है वही जो नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है, ऑस्टिन, टेक्सास। स्टेट जो होती है यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका रिटर्न पड़ता है, इसके साथ वो जिप कोड होता है जैसे पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है। ये मेरा सबसे पहले ये डेटा डलता है। इसके बाद आ जाती है फाइलिंग स्टेटस। व्हाट इज फाइलिंग स्टेटस? इसके ऊपर बड़ी कैटेगोरिकली काम कीजिएगा, क्योंकि फाइलिंग स्टेटस का मतलब ये होता है कि इसकी बेस के ऊपर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पाकिस्तान कैसे समझाऊं? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है, पाकिस्तान में आपने देखा है कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनके लिए 6 लाख की एग्जाम्पशन है, और वो हर किसी के लिए, भले वो सिंगल बंदा हो, भले वो अपनी फैमिली के साथ हो, वगैरह वगैरह, 6 लाख से ज्यादा की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आपको 6 लाख तक की इनकम है, या ऐसे कर लूं कि 12 लाख अगर किसी की सैलरी है तो उसको कहते हैं भाई 6 लाख इसमें से माइनस कर ले, 6 लाख तक तो टैक्स नहीं है, 6 लाख से जो ऊपर है उस पर टैक्स देना है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसे यूएस के अंदर इस लिमिट को कहा जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। और ये डिसाइड होती है अगर आप अकेले बंदे हैं, सिंगल हैं, कोई शादी नहीं की हुई, कुछ भी नहीं है, कोई बंदा आपके साथ नहीं है, ना माँ बाप हैं, ना बहन भाई हैं, कोई भी नहीं है, अकेले हैं, तो आपको जो 6 लाख वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको मिलेगी उन $12,950, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा सिंगल रिटर्न फाइल कर रहा है और उसकी $20,000 इनकम है, तो उसमें से पहले $12,950 माइनस हो जाएंगे, बाकी जो इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये 12,950 जो है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी मैं आइटमाइज डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, अपने दिमाग में बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए, कोरा कर दीजिए, अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनिएगा। तो अगर एक सिंगल बंदा है, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,950 है 2022 में, और 2023 में कुछ और है, ठीक है। एक बंदा है हेड ऑफ हाउस होल्ड, आइए इसको जरा तस्वीर से समझाता हूं। व्हाट इज हेड ऑफ हाउस होल्ड? सबसे पहले समझाता हूं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ हाउस वाइफ है, या हस्बैंड घर पे बैठा हुआ है, वाइफ काम कर रही है, या दोनों काम कर रहे हैं, इन तीनों सूरतों में इन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो दोनों एक साथ रिटर्न फाइल कर लें या अलग अलग कर लें। एक साथ अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो इनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी 25,000 कुछ। मिसाल के तौर पे अगर मैं हूं, जॉब करता हूं, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है भले, तो पाकिस्तान में तो क्या होता है कि हस्बैंड का रिटर्न अलग भरते हैं, वाइफ का अलग भरते हैं। यूएस के अंदर ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप अगर शादीशुदा है तो आप अपनी बीवी के साथ रिटर्न फाइल कर लीजिए,
वो बोलेगा अच्छा क्यों कर लूं भाई, इसलिए कर लीजिए कि आप अगर अपनी बीवी के साथ रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी अगर इनकम, मिसाल के आपकी बीवी जॉब नहीं करती और आपकी इनकम है $50,000, तो आप अगर अपनी बीवी के साथ रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो 50,000 में से 25,000 पहले माइनस हो जाएगा एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर। आपका जो ये स्टेटस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ फाइल करूंगा तो मेरी जो इनकम है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगी, 25,900 कुछ हो जाएगी, तो 50,000 में से 25,000 माइनस होगा, 25,000 पे टैक्स लगेगा। लेकिन अब अगर मैं अपनी वाइफ के साथ रिटर्न फाइल नहीं करता, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंट सेपरेटली, मैं और मेरी वाइफ अलग अलग रिटर्न फाइल करते हैं, तो वाइफ की तो कोई इनकम है ही नहीं, तो उसको भी अब वो दोनों हो गए सिंगल स्टेटस के अंदर। क्यों? वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मैरिड फाइलिंग में भी सेपरेटली, वो भी अलग रिटर्न फाइल कर रही हैं, मैं भी अलग रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो अब मुझे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो कम मिलेगी, 12,950, और मेरी वाइफ को भी मिलेगी 12,950। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो अब नुकसान हो गया। क्यों? मेरी वाइफ की तो कोई इनकम है ही नहीं, तो मैं अगर अपनी वाइफ के साथ रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी तो $50,000 की इनकम है, उसमें तो 25,000 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ के साथ रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो वाइफ को तो रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, उल्टा मुझे नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ के साथ रिटर्न फाइल करता तो मुझे 50,000 में से 25,000 माइनस हो जाते स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन मैं अब सेपरेटली फाइल कर रहा हूं तो 50,000 में से मेरा अब माइनस होगा 12,000। तो ये इस बेस के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली डिपेंड करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये बहुत ही टिपिकल कैटेगरी है। हेड ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, जरा कैटेगोरिकली समझिएगा। आप अकेले हैं, आप अकेले अगर सिंगल हैं, कोई आपके साथ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब ये ना आपके साथ बच्चा है, ना माँ बाप है, ना गर्लफ्रेंड है, ना दोस्त है, ना आपके कोई और है, तो आप सिंगल हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक बच्चा आ जाता है, आप चले गए हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में, तो सर क्या फायदा होगा हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में जाने का? भाईजान अगर आप सिंगल होते तो आपको $12,950 की एग्जेम्पशन मिलती या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती। लेकिन आप अगर चले गए हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी में, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट है जिसको आप पाल रहे हैं, माँ बाप को पाल रहे हैं, तो अब आपको मिलेंगे 19,000 कुछ की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे सलीम भाई हैं, सलीम भाई बाहर चले गए, ठीक है, अकेले बिल्कुल गए सलीम भाई, कोई हस्बैंड वाइफ कोई भी नहीं गया। अब उन्होंने क्या किया, अपनी अम्मी अब्बू को बुला लिया, ठीक है। तो पहले साल तो जब वो गए थे तो उनकी इनकम थी $20,000 सलीम भाई की, तो सलीम भाई सिंगल थे, छड़े छाट थे, तो सलीम भाई को मिल गए 12,950 माइनस कर लिए, $8,000 पे उन्होंने टैक्स दे दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने अगले साल अपने माँ बाप को बुला लिया, ठीक है, तो सलीम भाई के पास अब आ गए माँ बाप। फिर सलीम भाई ने इस साल भी, अगले साल दूसरे साल भी सलीम भाई ने जो है इस कैटेगरी में आ गए। अब सलीम भाई ने क्या किया, अपने माँ बाप को बुला लिया, इस साल भी $20,000 कमाए। अब उनकी एग्जेम्पशन 12,000 नहीं रहेगी, अब उनको जो एग्जेम्पशन मिल जाएगी वो मिलेगी $19,000 की, फिर उन्हें सिर्फ $1,000 पे टैक्स देना होगा। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपके पास बच्चा अपना है, मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर, ठीक है, अपना है या वो अलग है, ठीक है ना, बच्चा है, माँ बाप साथ हैं, अगर आप जेंट्स हैं, जेंट्स के साथ बच्चा है, लेडीज है, लेडीज के साथ बच्चा है, शादी नहीं हुई भी भाईजान, शादी नहीं हुई या शादी हुई थी, शादी खत्म हो गई, ठीक है, शादी हुई थी, शादी खत्म हो गई, अब बच्चे हैं, हेड ऑफ हाउस होल्ड। सिंगल हूं, ठीक है, गर्लफ्रेंड थी, बेबी हो गया, ठीक है, गर्लफ्रेंड चली गई, मैं और मेरा जो है वो बच्चा है, ठीक है ना, हेड ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन अगर इस बच्चे को मेरी गर्लफ्रेंड ले जाती, मैं सिंगल हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड हेड ऑफ हाउस होल्ड में चली गई, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं हुई हुई, स्टेट के हिसाब से शादी नहीं हुई हुई, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी डिपेंडेंट बनी हुई है, ठीक है, आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास कोई डिपेंडेंट हो या आपके पास चाइल्ड हो जिसको आप टेक केयर कर रहे हैं। तो अगर आपके गर्लफ्रेंड है, आप हेड ऑफ हाउस होल्ड, गर्लफ्रेंड पता चला 31 दिसंबर की रात को उनके आपने जो थी वो पूरा साल एक साथ रहे, 31 दिसंबर की रात को वो अलग, आप बिल्कुल अकेले, तो अब आप जो इस साल का रिटर्न फाइल करेंगे वो सिंगल का फाइल करेंगे।
लेकिन अगर गर्लफ्रेंड 31 दिसंबर को आपके साथ होती हो, 1 जनवरी को चली जाती, तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड की कैटेगरी के अंदर फाइल करते। दोस्त है आपका, ठीक है, पाकिस्तान में सलीम भाई गए, सलीम भाई ने बोला फुरकान भाई आप भी आ जाओ। मैं बोला अच्छा यार मैं क्या काम करूंगा, अरे कोई काम ढूंढ लेना यार, कोई बात नहीं। तो फुरकान भाई गए, फुरकान भाई उनके पास पहुंचे, ठीक है ना, और उनके साथ रहना शुरू कर दिया। हट हराम, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं करते थे, यूएस में भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अब वो मैं उनका डिपेंडेंट बन गया, ठीक है ना। अब डिपेंडेंट बन गया, ठीक है, वो उनके टुकड़ों पे पल रहा हूं, ठीक है। तो अब वो हेड ऑफ हाउस होल्ड, पहले सलीम भाई क्या थे, सिंगल, मैं चला गया, कोई डिपेंडेंट चला गया, कोई रिश्तेदार चला गया, कोई बच्चा चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई, दोस्त चली गई। कंडीशन आगे जाके बताऊंगा कि क्या क्या है, देखिए सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। इसे कहते हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड। अब आगे आ जाते हैं क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, जिसके मिसाल के तौर पे पाकिस्तान आपने देखा होगा कि जेंट्स तो बहुत कम मरते हैं बेचारे, और सॉरी लेडीज बहुत कम मरती हैं, जेंट्स ज्यादा मरते हैं, तस्वीर भी ऐसी बनाई हुई है। तो अगर कोई क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का मतलब ये होता है कि वो डेथ कर गई, अगर उनका हस्बैंड या वाइफ डेथ कर जाए तो वो सिंगल हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा साथ है और हस्बैंड डेथ करी है, तो 3 साल तक ये क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के तहत अपने आप को रिटर्न फाइल कर सकती है, अगर शादी ना करे, ठीक है। अब अगर ना बोलोगे सर इसका क्या फायदा, भाई फायदा ये है कि अगर सिंगल रहेंगी तो $12,950 की एग्जेम्पशन मिलेगी यार। अगर मिसाल को $20,000 कमा रही है तो 12,000 माइनस होगा, होगा सर्वाइविंग चाइल्ड, सर्वाइविंग स्पाउस बन जाएंगी तो $19,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी यार। अब 1,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारा सिनेरियो कि किस में लेके जाना है, ये आपको, यही प्लानिंग है, और यही चीज आपको इसकी बेस के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता भाई यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, ओके। फुरकान साहब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, जरूरी नहीं है बच्चा हो आपके पास, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ इनके पास कोई बेबी नहीं है, ये फुरकान साहब कोई और है, मैं नहीं हूँ भाईजान। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, हम दोनों हस्बैंड वाइफ राइट हैंड। अपना हाथ नीचे रखिए। अब आप क्वेश्चन बाद में लीजिएगा, नो एसएमएस नो क्वेश्चन, नो एसएमएस नो क्वेश्चन। आगे आइए। अब मैं कमाता हूं $20,000, या चलो मैं कह देता हूं $30,000, सही है, आ जाइए। $30,000, ठीक है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली। आगे जाके सब पढ़ाऊंगा डिटेल में भाई, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ, आपकी सिर्फ बेस बना रहा हूँ, सब डिटेल में पढ़ेंगे, रिलैक्स रहिए। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं हूं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, आइए स्टैंडर्ड डिडक्शन का मैंने चार्ट भी लगाया हुआ है यहाँ पे। मैं क्या हूं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन 2022, भूल जाइए 23 को, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे 22, क्योंकि 23 का भी फॉर्म लगे ही नहीं है सिस्टम पे। 25,900 सिर्फ और सिर्फ इसके डेटा फाइल्ड होते हैं, तो आपको कोई इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। 25,900 ये लीजिए जी, 25,900 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 30,000 में से 25,900 माइनस कीजिए, 4,100, ठीक है, ये आ गई। इसके ऊपर अब बनेगा टैक्स, मैं एज्यूम कर लेता हूँ बहुत ज्यादा नहीं अभी। अब यूएस में टैक्स कैसे अप्लाई होता है, अब सवाल खड़ा हो गया सर टैक्स कैसे अप्लाई होता है यूएस में। पाकिस्तान में जैसे स्लैब वाइज टैक्स होता है ना मेरे भाई, वैसे ही होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ आपका टैक्स है $631, ठीक है, मिसाल के तौर पे यही 631 है, ओके, यही 631 देना है। अभी मैं क्रेडिट वेडिट पे चक्रों में किसी में नहीं पड़ रहा भाईजान, सिर्फ आपको सिंपल रिटर्न दिखा रहा हूं। अब आपके जो एम्प्लॉयर था उसने आपका $1,000 का टैक्स काट लिया, ठीक है, तो ये $1,000, ठीक है, नीचे आ जाइए, टोटल पेमेंट $1,000, सही है, चला गया सीधा अमाउंट कहां पर, रिफंड में। रिफंड कहाँ है, ये रहा रिफंड। ओवरपेड कितना किया है, 631 में से 1,000 माइनस कीजिए, कितने बचे, 369, ठीक है, ये अब आपका रिफंड आ गया। ओवरपेड कर दिया
ये आपका 369, ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर आपका रिफंड आता है तो रिफंड की अलग से एप्लीकेशन डालो, एप्लीकेशन डालने के बाद उनका साहब लोगों का ईमेल आएगी, फिर वहां जाके दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बार्गेनिंग करो, फिर जाके रिफंड मिलता है। यूएस में ऐसा नहीं है भाई, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये $369 का रिफंड है, वो कहेंगे रिटर्न आपने फाइल किया, अकाउंट नंबर अगर दे दिया तो आपके अकाउंट में 22 से 25 दिन होता है या टाइम है, उस टाइम आपका अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन। वो ये कहते हैं कि भाई अभी हम तुम्हारी सुन रहे हैं, जिस दिन ऑडिट कर लिया और झूठा रिफंड हुआ तो तुम्हारा घर भी बेच देंगे हम, ठीक है ना। मैंने कितने कस्टमरों का रिटर्न घर जो है सील होते हुए देखा है रॉन्ग रिफंड के चक्कर में। दिस इज दी ऑल दिस थिंग्स, ये होता है जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं। और अगर आप अकाउंट नंबर ना डालें तो आपके घर के ऊपर जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है उसके ऊपर चेक आ जाता है। ये एक सिंपल सा एक रिटर्न है, ठीक है ना। इसके पीछे हजारों फॉर्म है, ठीक है, जो आपको सब मसला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ोगे, रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा। दिस इज अ सिंपल रिटर्न। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 से 10 मिनट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। जिसको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कीजिए, देन वी मूव अप। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम मालूम है यार। अच्छा सर। भाई पहले हाथ खड़ा कर लीजिए यार शकील भाई। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, ये जो आपने पढ़ाया है सारा प्रैक्टिकल भी होगा? सर इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिस्टम पे लाया ही नहीं हूँ, अभी तो अच्छा सिर्फ और सही है सिर्फ सर, पहली क्लास है, सब सही प्रैक्टिकल है होगा सर। भाई। ओके सुनिए सर, ओके। आफ्टर सुनिए, आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स, तो अगर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हमें काम मिलना शुरू हो जाता है और हम कहीं फंसते हैं किसी भी काम में, तो क्या आप लोग मेंटोरशिप हमें देंगे कि ऑब्वियस सी सर बात है फुरकान यार हम? भाई। बस सही है। मेंटोरशिप से मतलब ये होता है, अब ऐसे ना आ जाना सर पूरा रिटर्न मुझे बना के दे दें अपनी फर्म नो से। नो नो सर, नो नो सर, जहाँ बंदा वो होता है ना, जहाँ बंदा मेरे ब्रेक मारता वहीं एडमिन आगे आपके। डिपार्टमेंट जो है नवीद साहब, उसको एडमिन डील कर रहे होते हैं, यकीन माने वो रात के 2-2 बजे तक जवाब दे रहे होते हैं। होता बहुत ये है कि शुक्रिया, आपको कोई जजाक भी अल्लाह सर। क्वेश्चन होता है आप नवीद साहब को करते हैं, नवीद साहब मुझे भेज देते हैं और मैं जवाब दे देता हूँ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र, अपने आप को तनहा बिल्कुल महसूस ना है। मुझे यार आपसे क्या करवाना है, मुझे आपको काम करवाना है भाई। जब मैं सिस्टम पे रिटर्न बनवाऊंगा, सिनेरियोज बनवाऊंगा, ठीक है, सिनेरियो के सॉल्यूशन दूंगा। एक वक्त सिनेरियो खुद बनवाता हूँ, फिर सिनेरियो उसके सॉल्यूशन देता हूँ। खुद बनाओ, सही है। खुद प्रैक्टिस करो, खुद कूदो, फिर नहीं हाथ लगाता, सर मारते रहो, फिर आखिरी में जाके हाथ लगाता हूँ। अच्छा जी सर, फरमान भाई। स्टैंडर्ड डिडक्शन और एग्जेम्पशन एक ही लफ्ज है? बिल्कुल एक ही लफ्ज है। मैंने एग्जाम्पशन आप लोगों को या पाकिस्तान के वर्ड के लिए यूज कर लिया भाई। बहुत शुक्रिया, जजाक। आगे जाके आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज डिडक्शन, वो आगे का चैप्टर है। मैंने अभी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनाया है कि यूएस में किस तरीके से रिटर्न की शुरुआत की जाती है। शुरुआत की जाती है उसके फाइलिंग स्टेटस से, सिंगल है, मैरिड है, जॉइंटली है, हेड ऑफ हाउस होल्ड है, फिर उसके आते हैं नाम पर, फिर उसकी इनकम पे, फिर उसकी डिडक्शंस पे, फिर उसके क्रेडिट्स पे। अभी तो बहुत कुछ आना है और आप लोग खुद ही मुझे बता रहे होंगे सर इसके अंदर ये आना चाहिए था, ये नहीं आया। मैं खुद गलतियां करूंगा, बिलीव करें, मैं खुद गलतियां कर रहा होता हूँ और फिर मैं खुद बताता हूँ कि ये मैंने गलती की थी, आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ी। जी फरहान नईम साहब, सवाल कीजिए फरहान नईम साहब। सर तो मुझे ये पूछना था कि जिस तरह मिसाल के तौर पर दो मियाँ बीवी हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो ये फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, हाउस ऑफ होल्ड के अंदर या एमएसएफ के अंदर? दोनों मियाँ बीवी हैं। जब मियाँ बीवी हैं तो इसका मतलब है हेड ऑफ हाउस होल्ड, ओ सॉरी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के अंदर। मियाँ बीवी नहीं है, दो बच्चे हैं, तो हेड ऑफ हाउस होल्ड में जाएंगे। दोनों मतलब मियाँ बीवी भी हैं, साथ में उनके बच्चे भी हैं। मियाँ बीवी है ना भाई, मियाँ बीवी है, बच्चे हो ना हो, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। और अगर वो चाहे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है हमारे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को तुम क्लेम कर लो, एक बच्चे को मैं क्लेम कर लेती हूँ, खत्म। सर फरहान साहब सिंगल आपकी सिंगल करके वो आवाज, कर रहे हैं। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है, बताइए प्लीज। वो जो है फिर मतलब सबको सिंगल नहीं सिंगल कर रहे हैं। सबको नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही सबको सर। नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। फरहान साहब प्लीज अपने माइक का या किसी चीज का प्लीज सही करवा लीजिए। सवाल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, फिर आप तक भी है ना जवाब सही नहीं जा रहा।
सर फिर वो मतलब जब उस अलग अलग सिंगल सिंगल कर देंगे फिर? अरे जनाबे वाला, आप अपना पहले माइक सही करवाइए, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सवाल। फरहान सर साहब, आप अपना अभी माइक तो सही करवाइए प्लीज। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा, मैं आगे सवाल ले रहा हूँ, प्लीज आप अपना माइक सही करवाइए। फैसल अरशद साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने अभी जो बताया है कि आपको जो है रिटर्न रिटर्न टैक्स, वो टैक्स जो आपका मतलब डिडक्ट हुआ पहले, वो आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो हम रिसीट्स यहाँ पे बनाते हैं, एक कंपनी की अगर मैंने रिसीट बनाई है, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ, मैंने अगर रिसीट बनाई है किसी दूसरे क्लाइंट की, तो अगर मैंने उसकी मतलब वो जो आपने अभी एक मतलब अमाउंट बताया ना कि इतने अमाउंट के बाद 1,000 रुपये बचेगा, तो 1,000 के बाद वो मतलब डिडक्ट होगा। तो अगर 600 से ज्यादा मैंने उसका टैक्स काट दिया, तो वो फिर मतलब उनको रिफंड उनको होगा या नहीं कंपनी डॉक्टर, को? नहीं देखे ना, ये तो एक उसका एक बंदा जॉब करता है, जब आप जॉब करते हैं तो जहां आप जॉब करते हैं वो आपका टैक्स विथहोल्ड करते हैं ना। जी जी। तो ये 1,000 वो विथहोल्ड, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 कितना भी हो सकता है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से जितना एडजस्ट हो जाएगा उतना बाकी आपको रिफंड आपको मिल जाएगा, और किसी को थोड़ी मिलेगा। सही हो गया, सही हो ठीक है। अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने फाइलिंग स्टेटस में हेड ऑफ हाउस होल्ड पढ़ाया था, तो हाँ, इसमें जो डिपेंडेंट है उसका भी यूएस सिटीजन होना जरूरी है? ये आगे जाके कैटेगरी बताऊंगा, बिल्कुल आगे जाके कैटेगरी। ये तो देखो अभी तो मैंने कंडीशंस बताई नहीं ना। जी। अच्छा मैं इतना बता देता हूँ, शुड बी और नॉट बी जरूरी नहीं है। यूएस रेजिडेंट भी हो सकता है, यूएस रेजिडेंट भी हो सकता है डिपेंडेंट। आगे जाके कैटेगरी अगली क्लास से बताऊंगा उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बताऊंगा बिल्कुल। आपका जो वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि यूएस सिटीजन, अगर मिसाल के तौर पर आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से वहां जा रहा है, तो उसके बाद तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो कैसे क्लेम कर लिया उसने? उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन देखें। हर अभी तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, ये है घर, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ बड़ा फड्डा करते हैं, बच्चे नाफरमानी करते हैं, ये तो मैंने अभी बताया ही नहीं है ना आप लोगों को। जी शहरियार भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं 1040 सिंपल पढ़ के इतना मोटिवेट हो गया था कि मैंने कहा कि जिनकी खाली एम्प्लॉयमेंट इनकम है उनको तो अभी टैप करूं, अपना रिटर्न मेरे से करवा लो। अब मेरा आप क्वेश्चन ये है कि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हेड ऑफ स्पाउस और क्वालिफाइंग स्पाउस, हाँ, इनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है ये सेम है? नहीं बिल्कुल ये रही, ये रही जरा लिमिट। अगर सिंगल है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 12,950 2022 में, 13,880 2023 में। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है 25,900 2022 में, 27,700 में। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है 12,900, वही अगेन सिंगल हो गया, ठीक है। और इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन ये, और हेड ऑफ हाउस होल्ड और विडो दोनों 19,400 और 20,800। ऑन द बेसिस ऑफ दिस योर स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीजेस। अब ये देखें, हस्बैंड वाइफ अगर अलग होते हैं तो देखें नुकसान कैसा हो रहा है। हाँ जी, काफी ज्यादा होगा। ठीक है जी। और और इसके सवाल अलावा कीजिए। सवाल ये है कि जो 1040 का फॉर्म है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे ये इनकम मैंने डाली, तो जिस तरह से आपने तो 631 का टैक्स खुद से डाला था, तो ये फॉर्म खुद ही एप्लीकेबल टैक्स खुद रेट के ऑटोमेटिकली करेगा? कैलकुलेट करेगा। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ अभी मुदस्सिर। क्लास खत्म हो गई है तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो छोड़ सकते हैं? जी जी, क्वेश्चन आप मुझे वो नवीद साहब को दे दीजिएगा। नवीद नहीं, साहब मैं कह रहा हूँ एक्साइटेड। अगर कोई मेरा एक क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है है तो मेरा। एग्जिट कर सकते हैं। हाँ हाँ प्लीज आरसी। यू कैन लीव। बस आखिरी कुछ ऐसा नहीं रह गया, बस आखिरी की चीज सुन लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है। आखिरी की चीज बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। आप यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको वो चीज अगली क्लास के अंदर दिखा दूंगा, आप लोग लीव कर सकते हैं। जी आसिम हक साहब। थैंक यू सर। सर एक सवाल था कि इसमें जो एक सिचुएशन है जिसके आसिम इसहाक साहब। आगा साहब आपका सवाल लेता हूं मैं, प्लीज नाराज ना होइएगा। वो हमें ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे चल रहे होते हैं। नो शूज सर, नो शूज। थैंक यू सो मच, अंडरस्टैंड। जी आसिम इसहाक साहब। Yes, sir. Thank you for the time. There's two things I saw on the 1040 form. That is, one is standard deduction, and another is tax credit. So, as I perceive, like in Pakistan, we have deductions as well as the tax credit. So, what I assume that tax credits will reduce your ultimate liability of the tax, wherever the standard deductions,
it reduces your taxable income. Am I right? I just want to confirm. बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों यूएस में भी यही कॉन्सेप्ट है। Okay, great. Thank you. नो प्रॉब्लम। जी आगा इफ्तितार साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है वालेकुम कि सलाम। जी, तो ये जैसे कि अगर कोई फैमिली है, वो बेटा है, वो यूएस रेजिडेंट है और वो अपने वालिदैन को यहाँ से बुलाता है, जो कि ज़ाहिर है कि रेजिडेंट नहीं होंगे वहाँ के, तो क्या फिर भी वो ये क्लेम कर सकता है एग्जेम्पशन? देखें, मैं इसकी है ना कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि अगर वो वहां जाके देखें, ऐसे बता देता हूँ आपको, मैं अभी आगे जाके कंडीशंस बताऊंगा, लेकिन आपको जनरली बता देता हूँ। अगर वहां जाके उन्होंने 183 दिन से ज्यादा गुजार लिए और उनका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। ऑब्वियसली माँ बाप में यूएस से गए हैं, वो तो रिटर्न फाइल करेंगे नहीं। उन्होंने कोई $4,400 से ज्यादा की इनकम नहीं कमाई, ऑब्वियसली बात है वो भी नहीं कमाई होगी। वो यूएस सिटीजन तो नहीं है, ये कि यूएस रेजिडेंट है। जी बिल्कुल यूएस रेजिडेंट है। तो अगर यूएस रेजिडेंट बन गए हैं और उनका ITIN ले लिया है, यूएस रेजिडेंट बन गए हैं और उनका ITIN ले लिया है, देन वो उसको एज अ डिपेंडेंट क्लेम कर सकते हैं। आगे क्लास के अंदर उसकी कंडीशंस है। बच्चा कब आपका बच्चा कहलाएगा, डिपेंडेंट कब आपका डिपेंडेंट कहलाएगा, ये कंडीशंस जब पूरी होंगी तब जाके आप उन्हें डिपेंडेंट कहेंगे। जब डिपेंडेंट आपके साथ ऐड होगा तब आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। राइट, ठीक। तो ये 183 की जो नंबर ऑफ डेज है, ये डिटरमिन करेंगे उसका ये आगे जाके इसका फॉर्मूला है पूरा। आई सी, ठीक हो गया, सब आएगा राइट, सर, तुसी टेंशन ना लो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, आगे जी चले जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस तक आज हम ये रख देते हैं, ठीक है। अगली क्लास इंशाअल्लाह अज़ीम कल होगी और आप लोगों को LMS पोर्टल कल मिल जाएगा। कल सुबह तक रिलैक्स रहिएगा और जिसने नवीद साहब का नंबर सेव नहीं किया 03300245062, काइंडली प्लीज इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू आपके पास इंटीमेशंस नहीं आएंगे। दूसरी चीज, हमारे पोर्टल के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, सिनेरियोज डले हुए होते हैं और ये जो PPT आप सामने देख रहे हैं ये भी आपको उसी पोर्टल में मिलेगी। लेकिन कल सुबह दोपहर भी हो सकती है, क्योंकि अभी कोई ऐसी खास ये चीजें नहीं है। तो आराम से रिलैक्स रहिएगा, आप सबको आपके पोर्टल्स मिल जाएंगे, जज्बाती ना करिएगा, ठीक है। अपना बहुत 1 मिनट कोई सवाल आया तो देख लूं। सर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और हेड ऑफ हाउस होल्ड में क्या फर्क है? चले आखिरी सवाल दे देता हूं। अगर बीवी अपनी है तो भाईजान मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, और बीवी अपनी नहीं है, शादी नहीं की हुई, गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, तो हेड ऑफ हाउस होल्ड, दिस इज द थिंग, ठीक है जी। चलें, मोहम्मद का इज देयर अ थ्रेशोल्ड टू फाइल रिटर्न? जी बिल्कुल, आगे की क्लास के अंदर आपको थ्रेशोल्ड बताऊंगा, ठीक है, अगली क्लास के अंदर कि किसको रिटर्न फाइल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि रिटर्न फाइल करवाओ भले थ्रेशोल्ड हो या ना हो, उसका फायदा क्या होगा, अगली क्लास में बताऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम, कल मुलाकात होगी 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम।